चलिए सभी स्टूडेंट्स को नवरात्रि की शुभकामनाएं। और दोस्तों आज फिर हम एक नए सेशन द हिंदू एडिटोरियल के साथ आपके सामने हैं। और आज फिर हमारा वही पर्पस रहेगा दोस्तों। पहले आज हम अपना टाइटल देख लेते हैं दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करे हुए दोस्तों। चलिए दोस्तों, टाइटल आपको क्लियर हो गया है, क्योंकि ये आजकल हिंदू जो है द हिंदू एडिटोरियल जो है वो जितने भी स्टेट्स में इलेक्शन है उससे रिलेटेड एक बहुत अच्छी डिटेल हर बार दे रहा है दोस्तों। और आज का जो टाइटल है दोस्तों वो तेलंगाना असेंबली इलेक्शन, जो एक न्यू डेवलप स्टेट है, अभी उसके बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों। और सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारा इसका पर्पस क्या रहता है दोस्तों, क्योंकि जब तक पर्पस आपको क्लियर नहीं होगा तब तक आपको भी क्लियर नहीं होगा। तो दोस्तों हमारे इसमें 4 पर्पस रहते हैं। एक तो जनरल स्टडी, जिसे आप जीएस समझते हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, तो कई बार क्या होता है दोस्तों, कॉम्प्रीहेंशन आते हैं एग्जाम में। अब वो कॉम्प्रीहेंशन अगर हमारे को पहले ही पढ़ रखा हो और हमारी एक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए, क्योंकि ज़्यादातर जो हमारे कॉम्प्रीहेंशन आते हैं वो द हिंदू न्यूज़पेपर से या इंडियन एक्सप्रेस से आते हैं दोस्तों। अब मैं मुझे कुछ स्टूडेंट्स का फीडबैक भी आया था कि सर आप इंडियन एक्सप्रेस पे भी बनाइए, तो मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी मैं इंडियन एक्सप्रेस पे भी आपके लिए कुछ एडिटोरियल लेके आऊं दोस्तों। अब हमारा दूसरा पर्पज रहता है दोस्तों वोकैबलरी। ऑब्वियसली अगर आप एसएससी की बात करें, यूपीएससी की, बैंकिंग की, या कोई भी एग्जाम, एनडीए, सी टेट, सीयूटी, सभी एग्जाम में दोस्तों वोकैबलरी का एक अच्छा वेटेज होता है दोस्तों। तीसरा ग्रामेटिकल स्किल। हमारे टाइपिस्ट की वजह से ग्रामर की स्पेलिंग गलत हो गया दोस्तों। चलिए, और फोर्थ जो है दोस्तों वो क्विज। और इसमें कुछ ऐसे क्विज, ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो आपको काफी हेल्पफुल होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करे हुए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और उम्मीद करते हैं कि आप जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और अगर आप फेसबुक पे हैं तो फॉलो करेंगे दोस्तों, क्योंकि चैनल अभी नया है, 2-2.5 महीने हुए हैं। और इससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन भी दे देता हूँ। माय नेम इज योगेश कुमार। आई हैव बीन टेकिंग क्लासेस ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम फॉर लास्ट 15 ईयर्स। लेकिन अभी अपने प्लेटफॉर्म जिसका नाम सीईटी है, जो भी आपको यहाँ पर डिटेल में मिल जाएगा दोस्तों। और बाकी आगे स्टार्ट करते हैं दोस्तों। चलिए, बहुत मजा आएगा, मतलब थोड़ा सा वेट करिएगा, बहुत मजा आएगा। आपको लगेगा यार सर ये चैनल कहाँ था, ये कहीं था ही नहीं एक्चुअल में स्टार्ट ही अभी किया गया। चलिए दोस्तों, करते हैं स्टार्ट दोस्तों। तो पहला जो वर्ड आया दोस्तों हमारे पास, दैट इज सप्लेंट। एक मिनट, थोड़ा सा ये गलत हो गया था। चलिए दोस्तों, तो जो पहला वर्ड है दोस्तों दैट इज सप्लाइंट, जो हमारे टाइटल में ही स्टार्ट आ जाता है दोस्तों। अब इसका पहले मीनिंग समझ लेते हैं दोस्तों। सप्लांट हमें क्या कहने की कोशिश करता है? सप्लांट करता है कि किसी, जैसे सप्लांट जैसे वर्ड होता है ना, पौधा, ऐसे सप्लांट किसी चीज के ऊपर किसी चीज को रख देना, उसके ऊपर हावी हो जाना, किसी भी अधिकार हावी हो जाना, बाहर निकाल देना। और ये बहुत प्यारा वर्ड है, आउस्ट। एग्जाम में कई बार आ चुका दोस्तों, मीनिंग याद हो गया होगा आई होप। टू रिप्लेस और टू टेक द प्लेस ऑफ समथिंग, मतलब किसी एक की जगह पे दूसरी जगह का आ जाना, दूसरे इंसान का आ जाना। वो इंसान भी हो सकता है और कोई वस्तु भी हो सकती है दोस्तों। और ऐसी डिस्प्लेज या सब्स्टिट्यूट। और अगर हम इसके एंटो की बात करें दोस्तों, तो प्रिजर्व, मेंटेन, रिटेन और प्रोटेक्ट, ये इसके दोस्तों 4 एंटोनिम होंगे दोस्तों। आई होप कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। अब एक्चुअल में ये जो अब आपके सामने डाटा आ रहा है दोस्तों, एक आपने जो टीआरएस नाम सुना होगा दोस्तों, तेलंगाना राष्ट्रीय समिति। तेलंगाना राष्ट्रीय समिति। सो दोस्तों वही तेलंगाना राष्ट्रीय समिति, जिसे हम एब्रीविएशन में टीआरएस कहते थे, जो पहले हुआ करती थी, उसी का नाम जो हो गया भारतीय राष्ट्र समिति। मतलब टीआरएस में सिर्फ बी चेंज हुआ है, टीआरएस अब बीआरएस के नाम से बन गया। और ये आपके लिए एक जीएस का क्वेश्चन था दोस्तों। और ये एक जो एक्टिव स्टेट है तेलंगाना, उसकी एक पार्टी है दोस्तों। और इसको फाउंड किया गया था कब? 27 अप्रैल 2001 में दोस्तों, याद रहेगा दोस्तों, बाय के चंद्रशेखर राव, जो अभी सीएम भी हैं स्टेट के दोस्तों। और एक ही सिंगल एजेंडा था इनका कि तेलंगाना को एक सेपरेट स्टेट किया जाए जो तमिल स्पीकर से दोस्तों। और इसकी जो कैपिटल है वो हैदराबाद है। और अभी जो वर्ल्ड कप चल रहा है उसमें कई मैचेस जो हुए हैं पाकिस्तान के, वो हैदराबाद में ही हुए हैं। तो शायद आपको क्लियर हो गया होगा, थोड़ा कनेक्टिविटी के लिए आपको गाइड कर रहा हूँ दोस्तों।
आगे चलते हैं दोस्तों। आई होप कि कुछ डाटा मिल गया होगा। और थोड़ा सा एक डाटा और भी है कि लोकसभा में कितने सीट हैं दोस्तों। आउट ऑफ 543 9 सीट्स हैं। दूसरा, राज्यसभा में 7 सीट्स है, क्योंकि अभी विधानसभा के इलेक्शन है, तो विधानसभा का डाटा थोड़ा सा शॉकिंग है। 101 सीट्स हैं आउट ऑफ 119 दोस्तों। और लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर के 40 में से 34 सीट्स, तो काफी अच्छी मेजोरिटी है तेलंगाना के अंदर BRS की दोस्तों, भारत राष्ट्र समिति दोस्तों। चलिए दोस्तों, आई होप कि कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। एक छोटा सा डाटा और आपकी एक जीएस के बारे में काफी हेल्पफुल मिला होगा दोस्तों। बस दोस्तों, हमेशा ध्यान रखिए कि कॉपी पेन हमेशा साथ कैरी करके चलिए। उसका एक बेनिफिट होता है कि जो कुछ हम सुनते हैं ना, वो फिर माइंड से स्किप हो जाता है दोस्तों। और अगर आपके पास एक कॉपी पेन रहता है तो एक पॉइंट लिख लेते हैं, तो आपको कम से कम थोड़ा सा मेमोराइज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं दोस्तों। अगला वर्ड जो इस टाइटल में था, बहुत ही उसमें आगे लिखा भी था कि रेयर वर्ड, तो ये रेयर वर्ड भी है वैसे भी डेफिनेटली। अगर आप इस वर्ड को देखते हैं दोस्तों, तो वो क्या कहने की कोशिश करता है, वो कहता है ऑस्मोसिस। अब वो कहता है कि एक ग्रेजुअल, मतलब धीरे धीरे, ऑफन अनकॉन्शियस अबॉर्शन और एसिमिलेशन ऑफ आइडिया, मतलब जो बहुत सारे आइडियाज है उनको एसिमिलेट कर देना। एसिमिलेट मतलब इकट्ठा कर देना दोस्तों। नॉलेज और कल्चर फ्रॉम द सराउंडिंग एनवायरनमेंट, मतलब सब कुछ एक तरह से मिक्सचर बना देना दोस्तों। जो भी अलग अलग आइडिया आ रहे हैं उसका एक मिक्सचर बना देना। आप वही एसिमिलेट वर्ड आ गया यहाँ पर, संगठन, जो आपको सुना ही होगा, संगठन बनाना, जिसे आप ग्रुप के रूप में यूज करते हैं दोस्तों। दूसरा, एब्जॉर्प्शन, किसी से एब्जॉर्ब कर लेना दोस्तों। और इन्फिल्ट्रेशन, जो हमने कई बार न्यूज़ में सुना है कि दूसरे देश के जो उग्रवादी हैं वो देश में घुसते हैं, तो इन्फिल्ट्रेट, घुसपैठ करना, और उसी का अगर नाउन बनाया जाए तो इन्फिल्ट्रेशन दोस्तों, वो नाउन हो जाता है आपका। और प्रीमेशन, ये जनरली हमने अपने स्कूल की लैब में देखा था, द प्रोसेस ऑफ ए लिक्विड गैस एटसेट्रा स्प्रेडिंग टू एवरी पार्ट। वो जो गैस थी, जो भी हम लैब में करते थे स्कूल में, वो जो गैस थी दोस्तों, वो पूरे लैब के अंदर फैल जाती थी। तो टीचर कहा करती थी, देखिए परमिटेशन हो रहा है। परम्यूटेशन अलग है, जो आप मैथमेटिक्स में पढ़ते दोस्तों, ये परम्यूटेशन है दोस्तों। चलिए, और एंटो में देखें तो आइसोलेशन हो गया, अलगाव, आइसोलेट कर दिया गया उसको। एक्सक्लूड कर दिया गया, एक्सक्लूड से ही बनाया गया। एक्सक्लूजन और सेपरेट और एलिनेशन। अब यहाँ पर एक वर्ड आता है जो आपने सुना भी होगा, एलियन। तो वही एलियन जो अलग होते हैं, परायापन, वही एलिनेशन बना दिया, एलियन से ही बना दिया दोस्तों इस वर्ड को। चलिए, तो ये एक वर्ड था ऑस्मोसिस। आई होप कि आपने रजिस्टर रख लिया होगा। नेक्स्ट जो हमारे को अभी ये वर्ड आप देख रहे हैं दोस्तों, इसके बाद जो न्यूज़पेपर का टाइटल होगा वो इसके बाद आएगा। थोड़ा सा एक बार टाइम दे के देखिए, आपको रियल में मजा आएगा। अगला वर्ड जो आता है दोस्तों, वो आता है डिसिसिवली। बहुत बढ़िया वर्ड। अब वो कहता है मीन्स फर्मली, मजबूती से और रेजोल्यूटली। अब वो कहता है कि निश्चित रूप से, डेफिनेटली हमारा एक पहला इसका साइन होता है। कंक्लूसिवली, अनइक्विवोकली, अनइक्विवोकल एक वर्ड होता है, इक्विवोकली, अनइक्विवोकली मतलब स्पष्ट रूप से। और अगर आप इसमें से इक्विवोकल कर दें तो क्या हो जाएगा, अस्पष्ट। जैसे किसी ने कुछ पैसेज लिखा तो आप कह रहे हैं यार योर पैसेज इज इक्विवोकल, मतलब मुझे क्लियर नहीं हो रहा है, मतलब अस्पष्ट है। और अगर आप कहना चाहते हैं कि योर पैसेज इज हैविंग ए अनइक्विवोकल, अनइक्विवोकल अप्रोच, तो इसका मतलब वो बिल्कुल स्पष्ट है दोस्तों। और एंटो में देखते हो तो डिसिसिवली का उसने इन लगा दिया है, और अनिश्चित है तो उसी में उसने एक वर्ड लगा दिया हेजिटेंटली, और ऐसे ही उसने एक वर्ड लगा दिया दोस्तों अनसर्टेनली। और एम्बिग्यूअस, बहुत अच्छा वर्ड है। कई बार आप अपने राइटिंग में इस वर्ड को यूज करते हैं, एम्बिग्यूअस मतलब दुविधा वाली जो सिचुएशन होती है दोस्तों, सो दैट इज कॉल्ड एम्बिग्यूअस। दोस्तों, हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप कभी भी न्यूज़पेपर को पढ़ें, एडिटोरियल को पढ़ें, तो उसमें कई चीजें होती हैं जिनको हमें समझना होता है। हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट लाइन को देखते हैं, उसमें से एक वो क्या निकालते हैं। अरे नहीं दोस्तों, हिंदू के अंदर, द हिंदू एडिटोरियल के अंदर इतना कुछ छुपा होता है, क्योंकि राइटर इस पे टाइम लेता है लिखने में, अपना पूरा जो जोर होता है वो इसके ऊपर डाल देता है दोस्तों। तो और हम सिर्फ उससे वो गैप निकाल के खुश हो जाते हैं। नहीं दोस्तों, बहुत कुछ छुपा होता है। चलिए, आगे चलते हैं दोस्तों। अगला देखते हैं क्या है हमारे पास स्लाइड में दोस्तों। चलिए, फिर एक वर्ड आ गया, फिलिप। और एक टीम के प्लेयर हैं फिलिप, शायद मुझे याद नहीं, शायद इंग्लैंड के या ऑस्ट्रेलिया के, मुझे बिल्कुल एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन एक प्लेयर जरूर है फिलिप। चलिए, जो आज का वर्ल्ड कप भी खेल रहे हैं। अब देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर ये वाला फिलिप नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा था।
अगर जो क्रिकेट मैच देखते हैं उनको मालूम होगा, और अगर आप मुझे कमेंट में लिख के दे देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, चलो मेरी भी नॉलेज बढ़ जाएगी। मुझे वैसे याद तो है, शायद इंग्लैंड है या ऑस्ट्रेलियन टीम के साथ हैं खेल रहे हैं। चलिए, अब वो यहाँ पर फिलिप क्या कहता है दोस्तों, उसको समझते हैं। वो कहता है कि अचानक एक बूस्टअप हो जाना, मतलब एक स्टिमुलस या बूस्टअप जो एनर्जी देता है, एनकरेज करता है, किसी चीज को मोटिवेट करता है। तो ये फिलिप यहाँ पर एक वर्ड यूज किया गया। और साइनों में देखें तो बूस्ट हमें क्लियर है, इंसेंटिव जो ऑफिस वगैरह में मिलता है दोस्तों, एनकरेजमेंट और स्टिमुलस, प्रेरणा। व्हाट इज द स्टिमुलस सोर्स ऑफ योर एग्जाम? तो आपके इस तरह का सेंटेंस आप भी बना सकते हैं दोस्तों। और एंटोनियम में देखें तो डेटर एक वर्ब होती है, डेटर रोकना, टू डेटरेंट रोकने वाला, डिस्करेजमेंट, ऑब्स्टेकल, हिंड्रेंस। ये चारों वर्ड आपको काफी इजी हैं, क्लियर हो गए होंगे दोस्तों। इसलिए मैं हिंदी भी लिख देता हूँ। कई बार स्टूडेंट हमसे कहते हैं कि सर इंग्लिश तो हम लिख लेते हैं, फिर मीनिंग फिर फंस जाता है, इसलिए मैं हिंदी भी लिख के लाता हूँ दोस्तों, जाके थोड़ा टाइम जरूर लग जाता है लेकिन इजी हो जाता है दोस्तों। उसके बाद देखते हैं हमारे पास एक फ्रेजल वर्ब आई है दोस्तों, रन इनटू। साथ साथ याद रखिए क्योंकि अभी पैसे जाने वाला है। और इस पे मीनिंग देखें तो रन इनटू मतलब एनकाउंटर हो जाना। एनकाउंटर हम जनरली देखते हैं टीवी के अंदर, जब न्यूज आती है कि आज पुलिस वालों के अपराधियों के साथ एनकाउंटर हुआ, जिसे हम कहते हैं मुठभेड़ हुई, वही उसी शब्द को एक संपर्क में आना भी कहते हैं, भाई एनकाउंटर हो गया आज। कोलाइट टकराना भी कह सकते हैं, मीट और कन्फ्रंट सामना करना भी कह सकते हैं दोस्तों। और अब आप उस मीटिंग से बच रहे हैं तो आपका वर्ड हो गया अवॉइड, इवेट, साइड स्टेप और इल्यूड। इल्यूड बहुत बढ़िया वर्ड है, एग्जाम में आ चुका, बच निकलना। क्लियर है दोस्तों? चले नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। अब जो हमारे पास नेक्स्ट वर्ड आ रहा है दोस्तों, दैट इज कॉल्ड इनएविटेबल। मतलब इनएविटेबल, सर्टेन टू हैपन, जो हो के रहेगा। जैसे कई बार जब हम पढ़ते हैं तो लिखा होता है डेथ इज इनएविटेबल, मृत्यु जो है होके रहेगी। इनएविटेबल एक फैक्ट है दोस्तों, इसके लिए सबसे अच्छा एग्जांपल यही है। अब हम अपने वर्ड्स देखते हैं कि हमें उसने साइन वेंटो में क्या क्या दिए हैं दोस्तों। पहला उसने दिया है दोस्तों हमें यहाँ पर अनअवॉइडेबल। अब आप कह ही रहे हैं कि होके ही रहेगा तो अनअवॉइडेबल हो गया। और उसके बाद इनएक्सोरेबल, मतलब जिसे रोकना मुश्किल है, इम्पॉसिबल टू स्टॉप। मैं हिंदी का वर्ड इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि हमारे बहुत सारे यूपीएससी के स्टूडेंट जो है ना दोस्तों, वो हिंदी में लिखते हैं। तो वो हिंदी की राइटिंग, और यूपीएससी में कई बार स्टूडेंट जो होता है जब वो सी सेट की तैयारी करते हैं तो वहां पे जो पैसेज आते हैं वो भी हिंदी में आते हैं दोस्तों। तो उस पर्पज को भी सॉल्व करना है। और वो पर्पज इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चा हिंदी ही नहीं समझ पाता, क्योंकि वो शुद्ध हिंदी भी चाहिए। क्योंकि कई बार इंग्लिश टफ हो रही है, वो हिंदी नहीं पढ़ पा रहा है। तो दोस्तों उस चीज को भी एक सामंजस्य बिठाना जरूरी है, ताकि आपका हिंदी भी बहुत अच्छी हो सके, और इंग्लिश तो आप सीख ही रहे हैं दोस्तों। चलिए, और इरिजिस्टिबल, रिजिस्टिबल जो अनिवार्य है, जिसे रोका नहीं जा सकता। रिजिस्ट होता है रोकना, इरिजिस्टिबल उसने नेगेटिव कर दिया आई आर लगा के। और इमिनेंट, ये बड़ा अच्छा वर्ड है, इमिनेंट निश्चित जो होके रहेगा। क्लियर? एंटो में देखते हैं अवॉइडेबल, जिसे टाला जा सकता है। प्रिवेंटेबल, ये पता ही है हमें। अनसर्टेन, सर्टेन निश्चित होता है, अनिश्चित हो गया। और ऑप्शनल, भाई ये वैकल्पिक है, हो या ना हो पता नहीं। और दूसरा वर्ड आता है दोस्तों हमारे पास फॉर्मिडेबल, बहुत बढ़िया वर्ड। ये सभी आपको टाइटल मिलेंगे अभी। भयानक, देखते हैं आप साइनो। इसमें जो वर्ड है दोस्तों वो आया डॉन्टिंग। डॉन्टिंग का मतलब डरावना। इंटिमिडेटिंग, ये भी डरावने वाली सेंस में है दोस्तों। टेरिफाइंग, ये भी डरावना है। मेनेसिंग, ये खतरनाक हो गया दोस्तों। और अगर हम एंटो में देखें तो हमारे को क्या मिलता है, अनइम्पोजिंग, मतलब जिसको इम्पोज नहीं किया जा रहा। इनसिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट महत्वपूर्ण होता है। और हार्मलेस और अप्रोचेबल। तो ये जो भयानक थे उसके पॉजिटिव वर्ड हो गए दोस्तों हमारे पास। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं दोस्तों। अब यहां पर एक वर्ड आता है दोस्तों हमारे पास, हैविंग रीप्ड। इसको भी देख लेते हैं दोस्तों। हैविंग रीप्ड क्या कहता है? एक्चुअल में हैविंग रीप जो है वर्ड जो आया वो ये आया हमारे टाइटल के अंदर, न्यूज के अंदर। अब इसको देखते हैं। वो कहता है कि टू कट एंड कलेक्ट अ क्रॉप, मतलब फसल को काटना और उसका फल निकालना। मतलब उससे क्या मिला हमें, जो फसल काटी हमने। अब वो देखिए, वो यहाँ पर जो चीज समझाने की कोशिश कर रहा है उसको समझेगा। वो कहते हैं कि एग्जांपल दिया मैंने आपके लिए, वर्क हार्ड नाउ। अभी जैसे आप यूपीएससी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, वर्क हार्ड नाउ, अभी मेहनत करिए, एंड यू विल रीप द बेनिफिट्स,
और तुम्हें इसके बाद बेनिफिट्स मिलेंगे लेटर ऑन। अब एक्चुअल में क्या है कि ये जो कंसेप्ट था, आप इसको भी समझाने की कोशिश करिए, क्योंकि ग्रामेटिकल स्किल्स भी सीखने थे दोस्तों हमें। अब वो क्या कहता है, वो कहता है कि जब एक एक्शन होता है बिफोर अनदर एक्शन, जब एक एक्शन होता है उसके एक्शन से पहले जो एक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड हैविंग प्लस 3। वो कहता है जब हम हैविंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल, अब ज्यादा कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पास्ट पार्टिसिपल जब आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है ना, दैट इज कॉल्ड पास्ट पार्टिसिपल। हैविंग प्लस V3 ये एक ग्रामेटिकल स्किल है दोस्तों, जो द हिंदू का तो मैं कहूंगा सैल्यूट मार दो, हमेशा बहुत बढ़िया अप्रोच यूज करता है फॉर द फर्स्ट एक्शन। अब देखिए एक एग्जांपल देखते हैं, उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। हैविंग फिनिश हिज होमवर्क, काम खत्म करने के बाद, काम खत्म करने के बाद ही वेंट टू प्ले विद हिज फ्रेंड्स, वो अपने दोस्तों के साथ बाहर खेलने गया। अब देखो वो क्यों कहा गया, काम खत्म करने के बाद, जैसे आप भी अपना यूज कर सकते हैं। ज्योग्राफी का चैप्टर कंप्लीट करने के बाद मैंने पॉलिटी की बुक को उठाया, तो आप क्या कहेंगे, हैविंग कंप्लीटेड द चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी आई स्टार्टेड स्टडिंग पॉलिटी। तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया दोस्तों। एक और एग्जांपल देखिए जिससे आपको और कॉन्फिडेंस आएगा। हैविंग शॉन माय रिपोर्ट्स टू द डॉक्टर, डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाने के बाद आई डिसाइडेड, मैंने डिसाइड किया, नॉट टू कंज्यूम लिकर। अब वो पीता होगा तो डॉक्टर की रिपोर्ट जो आई होगी सही नहीं आई होगी, तो उसने कहा कि अब रिपोर्ट दिखाने के बाद डॉक्टर ने सजेस्ट किया होगा, चलिए वो हम बाद में देख समझेंगे। आई होप कि पास्ट पार्टिसिपल वाला जो कंसेप्ट था, हैविंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल, ये जो कंसेप्ट था वो क्लियर हो गया होगा। और दोस्तों इसे अपनी राइटिंग में इंट्रोड्यूस करिए, राइटिंग में ऐड करिए इन वर्ड्स को, जिससे आपकी अप्रोच और पॉजिटिव होगी, क्योंकि यही हमारा टाइटल है कि आपकी सेंटेंस की जो अप्रोच है वो स्ट्रॉन्ग हो दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों। अब दूसरा वर्ड जो आया है वो आया है इसके अंदर बाइफरकेट। अब बाइफरकेट का मतलब होता है विभक्त कर देना दोस्तों, डिवाइड कर देना, स्प्लिट कर देना, सेपरेट कर देना और डाइवर्ज कर देना, विच्छेद करना, मतलब छेद अलग अलग, संधि विच्छेद कर देना, वही वाला शब्द कह सकते हैं आप। और अब जोड़ने की बात हो रही है दोस्तों, तो उसको जोड़ भी लेते हैं, जिसपे वो कहता है यूनिफाई कर देना, एक साथ जोड़ देना, इंटीग्रेट कर देना, फिर एक साथ जोड़ देना, और कंसोलिडेट करना, मजबूत करना, कंबाइन करना। ये इसने इसको एंटो दिया है दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों। अब वो यहाँ पर आपकी नॉलेज के लिए, क्योंकि अभी आपने बाई वर्ड पढ़ा था, तो मुझे लगा यार सभी स्टूडेंट्स को कुछ और भी दे दिया जाए, तो मैंने क्या किया, इस सबको आपके लिए एक नॉलेज निकाल दी दोस्तों। क्योंकि बाई तो आपको पता है, अच्छा ये आपको पता है, लेकिन आपको क्या ये पता है कि बाई और डाई दोनों वर्ड होते हैं, जिसका मतलब दो होता है दोस्तों। बाई जो है वो एक लैटिन वर्ड होता है, और जो डाई होता है दोस्तों वो एक ग्रीक वर्ड होता है दोस्तों। अब वो देखिए मोनो एक के लिए है, आई होप कि आप इसको जरूर लिख लेंगे, आपकी एक हेल्पफुल हो जाएगी दोस्तों। और आप बाई भी कह सकते हैं, डाई भी कह सकते हैं। और ट्राई तो पता ही है, जो हम अपने देश के फ्लैग के लिए यूज करते हैं, ट्राई कलर। चार के लिए दोस्तों क्वाड यूज किया जाता है, मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, इजी हो जाएगा आपके लिए। पांच के लिए दोस्तों पेंटा, अगर आप नहीं जानते हैं फिर भी लिख लेंगे तो एक बार मेमोराइज अच्छा हो जाएगा। छह के लिए दोस्तों हेक्सा, सेवन के लिए दोस्तों हेप्टा, और एट के लिए दोस्तों हम यूज करते हैं ऑक्टा, और नाइन के लिए बहुत से स्टूडेंट्स अभी केबीसी में भी पूछा गया था, नाइन के लिए दोस्तों नोना, और 10 के लिए डेका, और 11 के लिए ये देखिए, लोग 10 तक पढ़ते हैं, मैंने कहा सोचा चलो हमारे स्टूडेंट को थोड़ी सी और नॉलेज दी जाए। 11 के लिए अनडेका, 12 के लिए डू डेका, 13 के लिए ट्राइडेका, 14 के लिए टेट्राडेका, और 15 के लिए पेंटा डेका दोस्तों। आई होप कि आपका ये नॉलेज कहीं ना कहीं जरूर काम आएगा दोस्तों, और अगर आप कहीं राइटिंग करने जा रहे हैं तो ये काफी हेल्पफुल हो जाएगा दोस्तों आपके लिए। चलिए इसी तरह का कंसेप्ट आपको दिया जाएगा दोस्तों, जिससे आप अपने कंसेप्ट को गो थ्रू कर सके, अपने ग्रामेटिकल स्किल और राइटिंग स्किल्स को भी कर सके। बीच बीच में कुछ क्विज भी आएंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, अच्छा दोस्तों यहाँ पर मैं थोड़ी सी मार्केटिंग भी करना चाहूंगा, अगर आप थोड़ा सा इजाजत दें तो मुझे, वो भी जरूरी है, क्योंकि दोस्तों चैनल बिल्कुल अभी नया है। तो दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पढ़ ही पा रहे हैं कि हमारा एक ऐप है दोस्तों, जिसका नाम है CET, जो वैसे कहा जाए तो आने वाले एग्जाम्स की एक बैकबोन बनने वाला है दोस्तों। और यही आने वाले टाइम में जो BCD ग्रुप है उन सब के लिए एग्जाम
यही डिपार्टमेंट या यही एग्ज़ाम पैटर्न होगा दोस्तों। वो अलग बात है कि बहुत सारे व्यूज़ चल रहे हैं, होगा या नहीं होगा, कैसा होगा, लेकिन ये कंफर्म है कि यही आने वाला है, फ्यूचर है दोस्तों। चलिए मैं उस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, वो देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। लेकिन यहाँ ज़रूर ये बताऊँगा कि मैंने अपने जो हमारा जो ऐप है, उसमें कुछ कोर्स इंट्रोड्यूस करे हैं दोस्तों। पहला कोर्स जो है दोस्तों वो फ्री वोकैबुलरी से रिलेटेड है। इसमें वोकैबुलरी दी गई है दोस्तों, इसमें 500 प्लस वीडियो डाले जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि सारे डाल दिए गए। और ये 1 साल की वैलिडिटी के साथ है, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं वीडियो, प्लस कुछ क्विज टेस्ट हैं दोस्तों। तो मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वोकैब तो दोस्तों आपका एक बैकबोन रहने वाला है, ये तो कंफर्म है। अब वो बैकबोन रहने वाला है वोकैब, तो उसमें एक अच्छा सा फीचर क्या रहेगा कि आप इस ऐप को डाउनलोड करते हैं, इस कोर्स को बाय करते हैं, तो आपको डेली कुछ ना कुछ वोकैब वीडियो बेस पर, वो पीडीएफ फॉर्मेट में नहीं है दोस्तों, कुछ क्विज हैं, कुछ क्वेश्चन है, कभी आपको ज्योग्राफी की, कभी पॉलिटी की, कभी इकोनॉमिक की, एंथ्रोपोलॉजी की, यूनिवर्स की, हर एक तरह की वोकैब, कभी प्रीफिक्स, कभी सफिक्स, कभी फ्रेजल वर्ब, कभी स्पेलिंग, ये खुद मैं अपनी ऑब्जर्वेशन में ही तैयार करवाता हूँ अपनी टीम से दोस्तों। और दूसरा कोर्स, अगर आप किसी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, खासकर जो अभी दिसंबर में सीटेट का एग्जाम है, तो उसके लिए भी आपके लिए एक कोर्स है दोस्तों। इसको आप गो थ्रू कर सकते हैं, और इसमें मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। इसमें 644 टेस्ट हैं सीटेट के लिए, और डी ट्रिपल एस पी के लिए 830 टेस्ट है दोस्तों। ये भी आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा दोस्तों। और इसकी कीमत सिर्फ 439 रुपये के करीब है दोस्तों, कुछ टैक्स लगा इसलिए वो टैक्स ऐसा हो गया। और तीसरा जो कंसेप्ट है दोस्तों वो यूपी ट्रिपल एस सी के लिए है दोस्तों, और इसकी कीमत सिर्फ और सिर्फ 200 रुपये। अच्छा, सबसे अच्छी बात क्या है इन सभी एग्जाम्स की, इनकी सबकी वैलिडिटी 1 साल की है दोस्तों। और फोर्थ जो है दोस्तों वो है हमारा एनडीए के लिए। अगर आप एनडीए की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें भी बहुत सारे टेस्ट हैं दोस्तों। एक बार आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ऐप बिल्कुल फ्री है, उसको डाउनलोड करने में कोई नुकसान नहीं है दोस्तों। और इसकी कीमत जो है वो सिर्फ और सिर्फ 400 रुपये है दोस्तों। और सभी में बहुत ज़्यादा टेस्ट हैं, ऐसा बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और ये सब इतने महीनों से मेहनत करने के बाद बनाया जा रहा है दोस्तों अपनी टीम के साथ। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अगर आप एसएससी जीडी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों ये एग्ज़ाम आपके लिए, ये टेस्ट आपके लिए है। और इसमें 563 टेस्ट हैं दोस्तों, और इसकी कीमत जो है दोस्तों वो 360 रुपीज़ है। आई होप कि ये छोटी सी मार्केटिंग मेरी पसंद आई होगी दोस्तों। बस ऐप डाउनलोड कर लेंगे तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। और कोई भी आइडिया हो, कोई भी सजेशन हो, प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। दोस्तों आज के लिए फिर मैं हिंदू को हमेशा, जब भी मुझे कोई बहुत बढ़िया वर्ड मिलता है तो मैं हिंदू को हमेशा एक सल्यूट करता हूँ दोस्तों, द हिंदू को, मतलब जो उनके राइटर जो हैं, एडिटर जो हैं दोस्तों। आज का कंसेप्ट देखें तो मैं तो मतलब बाग बाग हो गया दोस्तों। अब वो आप भी कहेंगे सर ये बाग बाग वाली बात कहाँ से आ गई। तो दोस्तों बाग बाग वाली बात ये थी कि उसने ग्रामर का कितना अच्छा यूज किया वो देखिएगा। उसने आज एक वर्ड यूज किया, डेवलपमेंटिज्म। अब डेवलप जो है दोस्तों वो एक वर्ब है, ये आपको पता है कि इंडिया इज डेवलपिंग, तो यहाँ डेवलप एक वर्ब है दोस्तों। अब उसने क्या किया दोस्तों, इसी डेवलप में उसने एक मेंट, जो एक सफिक्स होता है जिससे हम नाउन को डेवलप करते हैं दोस्तों, जैसे गवर्नमेंट, सेटलमेंट, तो मेंट लगने के बाद वो एक नाउन बन जाता है। अच्छा, उसने फिर देखिए यहाँ नहीं छोड़ा, उसने, मुझे इसको अलग से बनाना पड़ा स्लाइड में, लगा यार ये तो बनता है हमारे स्टूडेंट को समझाने के लिए। फिर क्योंकि इसमें कुछ ग्रामेटिकल स्किल्स भी मिल गई, और जब हम किसी में उसमें सफिक्स लगाते हैं एल करके, तो वो क्या बन जाता है दोस्तों, वो एक एडजेक्टिव बन जाता है। तो अब मैंने डेवलप में वर्ब में मेंट लगा के उसको पहले नाउन बनाया, फिर मैंने एल लगा के उसको दोस्तों एक एडजेक्टिव डेवलप किया। और अब देखिए, और फिर उसमें उसने इज्म लगा के, जैसे गांधीइज्म, नेहरूइज्म, आप किसी स्कूल में पढ़ते थे या किसी कॉलेज में पढ़ते थे तो उसका भी इज्म बनाया जा सकता है। मान लीजिए आपका नाम राकेश है तो राकेशिज्म, और अगर आपका नाम पल्लवी है तो पल्लवीइज्म। तो दोस्तों ये इज्म का मतलब वाद, तो वो कहने की कोशिश कर रहा है डेवलपमेंटलिज्म, डेवलपमेंट का वाद जो है, खतरनाक कंसेप्ट यूज करता था हिंदू। चलिए दोस्तों, तो ये एक तरीका था जिससे आप अपनी वोकैब को इम्प्रूव करते हैं, और एक बेसिक आइडिया था कि वर्ब से नाउन, नाउन से एडजेक्टिव, एडजेक्टिव फिर नाउन कैसे बनाया गया। ये एक ही वर्ड के अंदर सब कुछ मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। आई होप कि कंसेप्ट बहुत अच्छा क्लियर हुआ होगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। चलिए, अब इसके अंदर एक वर्ड आया दोस्तों, वो आया हिस्टेरिक्स। अब हिस्टेरिक्स क्या है वो देखते हैं। वो कहने की कोशिश करता है दोस्तों यहाँ पर
एन एक्सप्रेशन ऑफ एक्सट्रीम फियर, बहुत ज्यादा डर है, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है, बहुत ज्यादा एंगर है, और इस पे आदमी अपना इमोशन खो देता है, जिसे हम कहते हैं भाई ये तो बावला हो गया। वो जो शब्द है ना, वो हिस्टेरिक्स, वो लगा बहुत तेज हंस पड़ा, वो बहुत रोने लग गया, तो उसको क्या बोला गया? हिस्टेरिक्स। अब वो कहते हैं उन्माद का दौर। अब हिंदी पता होनी चाहिए, पेपर में कभी आ जाए तो दोस्तों। चलिए अब देखिए एग्जांपल देखते हैं। शी वेंट इनटू हिस्टेरिक्स व्हेन दे टोल्ड हर द न्यूज। तो वो एकदम पागलपन की तरफ चली गई जब उसको किसी ने कोई घटना न्यूज बताई। अब वो खुशी की भी हो सकती है, दुख की भी हो सकती है दोस्तों। चलिए, ये आज हमारे द हिंदू एडिटोरियल में टाइटल था दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों। अगला जो कंसेप्ट आया दोस्तों, वो आया द विंड इन इट्स सेल्स। बहुत प्यारा कंसेप्ट था ये भी। वो कहता है विंड इन देयर सेल्स। इसका क्या मतलब है कि जब आप बहुत कॉन्फिडेंट हो गए हैं एक रोल पर है, मतलब आप आपकी जो कहानी है वो चल पड़ी है, हिंदी भाषा में कहें तो टू बी फायर्ड आप पैशनेट अबाउट समथिंग। जब आप किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा पैशनेट हैं दोस्तों, तो उसके लिए इस वर्ड को यूज किया गया दोस्तों। चलिए, आई होप कि कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे फिर एक वर्ड आया फॉर्मिडेबल दोस्तों, जो काफी अच्छा वर्ड था, जो हमारे हिंदू एडिटोरियल में आज भी छपा है। पहले भी कई बार मैंने इसको देखा है, जब भी हमने कवर किया जो इलेक्शन से रिलेटेड था, उसमें ये वर्ड कई बार आया दोस्तों, फॉर्मिडेबल। वो कह रहा है कि डर का पैदा होना, रिस्पेक्ट थ्रू बीइंग इम्प्रेसिव, बहुत ज्यादा डर बढ़ जाना, किसी चीज की इंटेंसिटी बढ़ जाना। अब वो मीनिंग देखता है डॉन्टिंग। ये भी पेपर एसएससी में आया, मुझे अच्छी तरह याद है, क्योंकि मैं कुछ टाइम पहले एसएससी का कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रहा था, तो मुझे याद है। सो डॉन्टिंग मतलब भयानक, इंटिमिडेट डरावना, इंटिमिडेट करना, किसी को डराना। टेरिफाइंग भी आपको पता ही है, भयानक। और ऑ इंस्पायरिंग, अरे ये क्या हो गया, ऑ जैसे बोलते हैं ना, तो वो ऑ इंस्पायरिंग होता है दोस्तों। चलिए दोस्तों, इनसिग्निफिकेंट, तुच्छ। इन्फीरियर पता ही है आपको, मतलब घटिया सेंस में यूज किया जाता है इसको। और हार्मलेस पता ही है, वीक आपको पता ही है। तो ये एक बहुत बढ़िया वर्ड यूज किया गया आज। आगे देखते हैं दोस्तों। अगला एक वर्ड आया दोस्तों, स्वे। अब स्वे क्या है? वो कहता है किसी को प्रभावित करना, मतलब अपने से सहमत कराना। ये आज वर्ड यूज किया गया। अब वो क्या कहता है इसमें, साइन हो देता है किसी को प्रभावित करना, भाई इन्फ्लुएंस कर लेना, किसी को कंट्रोल कर लेना, किसी को डोमिनेंस करना, किसी को पावर दिखाना, इस तरह का उसने वर्ड यूज किया। और एंटो में उसने कहा रजिस्ट करना, अपोज करना। इमोबिलिटी, मोबाइल क्या होता है? जो आप कैरी कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर भी एक छोटा सा पॉइंट है। हमारे पास जो पॉकेट में होता है वो मोबाइल होता है या मोबाइल फोन होता है? सोच के देखिएगा दोस्तों। मोबाइल एक एडजेक्टिव होता है, तो आपकी जेब में जो होता है वो मोबाइल फोन होता है दोस्तों। लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ कि मोबाइल इंग्लिश का वर्ड था, लेकिन धीरे धीरे जो एक लिंग्विस्टिक ट्रेंड आता है, तो हमने अपनी जेब में कहना शुरू कर दिया कि मोबाइल आ गया। भाई मोबाइल बनाया गया था क्योंकि एक हमारी पहले लैंडलाइन हुआ करती थी, अब बाद में मोबाइल फोन आ गया। मोबाइल फोन का मतलब जिसे आप कैरी कर सकते हैं, इधर से उधर जा रहे हैं, तो इसलिए आपने उसको मोबाइल फोन कह दिया। लेकिन एक्चुअल में मोबाइल जो है एक एडजेक्टिव, जिसका मतलब आप इधर से उधर ले जा सकते हैं। जैसे आपने कई बार एटीएम वैन देखी होगी, एक छोटा सा टेम्पो होता है, और उसी में एक अंदर एटीएम लगा होता है, तो उसके ऊपर बाहर लिखा होता है मोबाइल एटीएम। इसका मतलब वो एटीएम इधर से उधर जा रहा है दोस्तों। क्लियर हो गया दोस्तों? तो हमारी पॉकेट में क्या होता है? मोबाइल फोन। पर लेकिन अब ट्रेंड चेंज हो गया, उस मोबाइल फोन को मोबाइल शब्द भी दे दिया गया है दोस्तों। चलिए, लेकिन आपकी नॉलेज इंप्रूव होगी दोस्तों, यही पर्पज रहता है हमेशा। और एक इसमें वर्ड आया, लास्ट वर्ड आया दोस्तों, फेंस सिटर। अब फेंस सिटर क्या कहता है दोस्तों, वो भी समझ लेते हैं। फेंस सिटर कहता है दोस्तों हमारे को, भाई एक पर्सन जो रिमेन्स न्यूट्रल, ना वो इधर जा रहा है ना वो इधर जा रहा है, और हम कह रहे हैं कि यार वो तो फेंस होते हैं ना, बाउंड्री होती है, वहां बैठ गया, बाउंड्री के इधर जा रहा है ना बाउंड्री के उधर जा रहा है। तो उसके लिए ये वर्ड यूज किया जाता है दोस्तों, फेंस सिटर दोस्तों। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब हम समझने की कोशिश करते हैं, जो हमारा न्यूज़पेपर है उसको समझने की कोशिश करते हैं। मैं डायरेक्ट आपको पढ़ाऊंगा दोस्तों, और यही सबसे बेस्ट तरीका रहता है दोस्तों। चलिए, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहले इसको इरेज कर देते हैं दोस्तों। चलिए,
अब समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। अब वो कहता है कि जो कांग्रेस है, अब आप एक एक लाइन तो देखिए, द कांग्रेस सप्लाइंट द बीजेपी। सप्लाइंट आपको याद आया, प्रभावित करना। कांग्रेस प्रभावित करते हैं बीजेपी को, द बीजेपी एज द की कंप्यूटर टू द बीआरएस इन तेलंगाना। वो बीजेपी को भी प्रभावित करके आगे निकलती है, उसके ऊपर प्रभाव छोड़ती है, और एक बीजेपी से आगे निकल के अब वो तेलंगाना के अंदर बीआरएस, आपने पढ़ा था ना दोस्तों, उसका मेन कंपटीटर बन गया है दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे क्या कहने की कोशिश करता हूं। याद आया ओमेसिस? अभी हमने एक वर्ड पढ़ा था, ये रियर वर्ड होता है, जो अचानक बदलाव होते हैं उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है पॉलिटिक्स में। बट इट कुड वेल डिफाइन द सडन, वो कहता है ये जो बदलाव है, ये एक सडन रेजुविनेशन ऑफ द कांग्रेस है। कांग्रेस का जो एक अचानक से रेजुविनेट हुई, जो राहुल गांधी जी की यात्रा हुई, भारत जोड़ो यात्रा, पार्टी इन तेलंगाना, तो ये एक रेजुविनेशन और अचानक जो छोटा सा बदलाव हुआ है, इसी को ऑस्मोसिस कहा गया, जो पॉलिटिक्स में ज्यादातर वर्ड यूज किया जाता है। वो कहता है और इसके साथ साथ कर्नाटका में जो जीत हुई, कर्नाटका में कांग्रेस जीती बाय डिसिसिवली डिफीटिंग द भारतीय जनता पार्टी, मतलब एक अच्छे मार्जिन से उसने बीजेपी को डिसिसिवली हराया। हैज गिवन इट एन ऑर्गेनाइजेशन फ्लिप, याद है ना फ्लिप वर्ड? चले, अब वो कहता है कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन को फ्लिप दे चुका है, एक बढ़ोतरी दे चुका है, और कॉन्फिडेंस, और ये उसको अलाउ करता है कि एक कंटेंडर बने, एक मतलब कंटेंडर मतलब एक मुकाबले वाला इन तेलंगाना विद इन मंथ्स ऑफ दैट विक्ट्री। मतलब अभी तक क्या था कि तेलंगाना के अंदर बीजेपी वर्सेस बीआरएस की दो फाइट हुआ करती थी, लेकिन कांग्रेस की जो एक मजबूत जीत थी और जो उनका एक रेजुविनेशन हुआ कांग्रेस का, उसने उनको एक पक्का दावेदार बना दिया और बीजेपी से आगे निकल गई वो। ये बात बताई गई है इस पहली लाइन के अंदर। चलिए दोस्तों, दिस इज पार्शली, और ये कुछ हद तक पार्शली है, मतलब पूरा आंशिक रूप से है, बिकॉज द रूलिंग भारत राष्ट्र समिति, जो बीआर जो राव जी की कमेटी है, वो राव जी की जो पार्टी है, अब वो कहते हैं कि भारतीय राष्ट्र समिति बीआरएस हैज बीन पावर और नियरली डिकेड, भाई एक दशक से तो वो सरकार में है, एंड हैज रन इनटू द इनएविटेबल इंडियन चैलेंज, और वो रन इनटू हो चुकी है, मतलब इनएविटेबल इंडियन चैलेंज, इंडियन चैलेंज तो होता ही है ना कि होके रहेगा, मतलब कोई भी पार्टी बहुत लंबे समय में चल रही है तो उसके ऊपर आरोप तो लगे लगेंगे। तो हैज रन इनटू मतलब उसमें से गुजर रही है, इनटू द इनएविटेबल इंडियन चैलेंज ऑफ एंटी इनकम्बेंसी विद डेंट्स, और अब उस पर कुछ डेंट्स आ गए, जैसे कार में डेंट पड़ती ना, तो उस सरकार के अंदर भी डेंट आ गए हैं और उनके ऊपर इनएविटेबल चैलेंज आ गया। इन ये वर्ड आपने सुना होगा, इनकम्बेंसी। इनकम्बेंसी क्या होता है दोस्तों, सोच के देखिए क्यों। मतलब जैसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल हैं, तो अभी द इनकम्बेंसी इज इन द हैंड ऑफ अरविंद केजरीवाल जी। अब क्या मतलब, वो शासन कर रहे हैं एक तरह से, उनके अधीन है वो। चल, विद डेंट्स टू इट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस, भाई उनका जो बीआरएस समिति, बीआरएस में समिति बार बार आ जाता है, बीआरएस जो पार्टी है वो जो उसके ऊपर भी डेंट पड़ चुके हैं, और वो होता ही हमारी देश के अंदर जब भी कोई इनकम्बेंसी होती है तो एंटी इनकम्बेंसी के द्वारा उस पर एक प्रेशर बना दिया जाता है। आगे देखते हैं, द बीआरएस हैड बिकम ए फॉर्मिडेबल फोर्स। अब बीआरएस जो है वो भी एक फॉर्मिडेबल फोर्स बन गई है, मतलब फॉर्मिडेबल मतलब एक मजबूत, स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं। बाय हैविंग रीप, अब बाय हैविंग रीप आपने पढ़ा था अभी, हैविंग रीप का मतलब करने के बाद, हैविंग रीप द बेनिफिट और लीडिंग अ मूवमेंट, वो कहता है उस मूवमेंट को लीड करने के बावजूद जिसकी वजह से स्टेट फॉर्म हुई थी, याद है ना, आंध्रा से निकल के आई थी स्टेट तेलंगाना, क्योंकि जो तेलुगु स्पीकर थे उन्होंने अपनी अलग स्टेट मांग करी थी, विच वाज बाइफ्रिकेटेड, जो बाइफ्रिकेट हुई थी कब, 2014 में, तो ऑलमोस्ट 10 साल हो गए। इसलिए वो तेलंगाना की सरकार जो बीआरएस जो है, जो पहले कभी टीआरएस होती थी, वो चल रही है अभी तक। लेकिन बहुत सारे जो फेलो ट्रेवलर्स है, जो जब वो आंदोलन हुआ अलग स्टेट बनाने का, उस समय जो बहुत सारे उनके साथ सगे संबंधी थे, जुड़े हुए लोग थे, उनको उसने यूज किया, फेलो ट्रेवलर्स और पार्टनर्स। वो इन द एजिटेशन पार्टेड वेज, वो किसी न किसी एजिटेशन में, किसी न किसी मतलब नाराजगी में वो अलग हो गए, विद द रीजनल पार्टी, अपनी अपनी रीजनल पार्टी से अलग हो गए। और एज इट ग्रेजुएटेड, इट किसके लगाया गया यहाँ पर, इट लगाया गया उस
पार्टी के लिए, बीआरएस के लिए। और ये ग्रेजुएटेड होगी। ग्रेजुएटेड मतलब जैसे 10th होती है, 12th होती है, ग्रेजुएटेड मतलब ये नहीं कि इसने कोई बीए बीकॉम कर लिया, इसका मतलब ये कि उसने अपना लेवल ऊपर कर लिया, मतलब धीरे धीरे इंप्रूवमेंट जो होती है पढ़ाई में, जैसे इंप्रूवमेंट होती है। इट ग्रेजुएटेड इनटू अ टिपिकल, और ये ग्रेजुएट होकर किस में बन गई, एक टिपिकल सिंगल फैमिली ड्रिवन, मतलब पहले तो कई लोग चला रहे थे इसको, जो सब लोग थे वो अलग हो गए, अब वो एक सिंगल फैमिली ड्रिवन एंटरप्राइज बन गई। मतलब एक तरह से उसने एंटरप्राइज वर्ल्ड ही क्या, मतलब एक एंटरप्राइज मतलब एक बिजनेस के रूप में, एंटिटी के रूप में दिखाया है उसने। अब वो कहता है दैट थ्राइव्स, और वो फलती फूलती है, थ्राइव का मतलब किसी चीज की प्रोग्रेस करना, ड्यू टू द सपोर्ट फॉर स्ट्रॉन्ग लीडर। और ये फल फूल किस वजह से रही है, क्योंकि उनके जो सीएम भी हैं और उनके पार्टी के जो हेड भी हैं, के चंद्रशेखर राव की वजह से। वो कहता है विच हैज केप्ट द सपोर्ट बेस फॉर द पार्टी। वो कहते हैं कि व्हाट हैज केप्ट द सपोर्ट बेस फॉर द पार्टी, वो कह रहा है कि इस पर सबसे ज्यादा जो सपोर्ट बेस रहा, जो सबसे बड़ा मजबूत पक्ष रहा, वो इनका एम्फोसिस, इनका सबसे ज्यादा जो वजन था वो किसके ऊपर था, भाई इन्होंने सबसे ज्यादा वेलफेयर इनिशिएटिव लिए, मतलब लोगों के भले के लिए जो काम किए उसके सबसे ज्यादा इन्होंने काम किए, इनिशिएटिव लिए। दैट इंक्लूडेड, जिसपे कई चीजें थी, अ नंबर ऑफ डोल पेमेंट। डोल पेमेंट मतलब एक तरह से, अब मुझे हिंदी वाला वर्ड याद आ रहा है, एक तरह से किसी को कुछ डोनेट करना या खैरात बांटना, ऑफ डोल पेमेंट्स फॉर वेरियस सेक्शन, बहुत सारे सेक्शन के लिए, बिसाइड्स, बिसाइड नहीं लिखा, बिसाइड्स एस लगा हुआ, वर्क इन इंप्रूविंग सेक्टर, और कुछ ऐसे सेक्टर जैसे इरिगेशन, सिंचाई वाले जो कंसेप्ट है। वन ऑफ द की इशू, जो इनका सबसे बड़ा इशू रहा, दैट ड्रोव द एजिटेशन फॉर ए सेपरेट स्टेट इन द फर्स्ट प्लेस, क्योंकि जब तेलंगाना को बनाने की बात चल रही थी तो उनका सबसे बड़ा इशू ये था कि जब हमारा अपना एक स्टेट बन जाएगा तो जो सिंचाई वाले काम हैं उसके ऊपर हम सबसे ज्यादा ध्यान देंगे। तो वो कह रहे हैं स्टेट बनाई ही उसी वजह से गई थी कि सिंचाई के लिए उनको प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं मिलते होंगे या फैसिलिटीज नहीं होंगी, इसलिए वो उनका एक मेन फीचर रहा। और चंद्रशेखर राव जी ने सिंचाई वाले काम के ऊपर जो अपना वेलफेयर था, पूरा पैसा लगाया, पूरा काम किया उसके ऊपर। चले दोस्तों, आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा। इसको थोड़ा सा स्क्रॉल अप करते हैं दोस्तों, पहले इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। आई होप कि कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं इसको। चलिए, और हमेशा हम थैंक्स करते हैं हिंदू के लिए कि भाई इनके इतने अच्छे अच्छे पैसे जाते हैं दोस्तों समझने के लिए। चलिए आगे देखते हैं, कहां पर थे हम, यहां पर थे, या बट विद द कांग्रेस, लेकिन कांग्रेस के जो मैनेजिंग, बट विद द कांग्रेस मैनेजिंग टू विन ओवर वोट इज कर्नाटका, जो कांग्रेस ने जो मैनेज किया जीत के आना कर्नाटक के अंदर, बहुत सारी मतलब वेलफेयर गारंटी जो उन्होंने दी कर्नाटका के अंदर, जिसकी वजह से वो कर्नाटक में जीते भी हैं। एंड सीकिंग टू रेप्लीकेट, और वो ढूंढ रहे कि इसी चीज को रेप्लीकेट कर दिया जाए, मतलब इसी चीज को, इसी मॉडल को कहां इंट्रोड्यूस कर दिया जाए, तेलंगाना के अंदर। एंड टू रेप्लीकेट दिस मॉडल फॉर तेलंगाना। अब वो कहते हैं कि स्टेज सेट है फॉर एन इलेक्ट्रल बैटल, और उन्होंने इस तरह का एक अखाड़ा बना दिया है, इलेक्ट्रल बैटल उन्होंने अखाड़ा बना दिया, मतलब चुनाव का अखाड़ा बना दिया, ड्रिवन बाय कम्पिटिटिव पॉपुलिज्म। और अब पॉपुलेशन के बीच में जो है कम्पिटिटिव फीलिंग आ गई है। एल्बिट, एल्बिट होता है के बावजूद, एल्बिट ऑफ स्लाइटली वेरिंग काइंड्स। अब वो कहता है कि इसके अंदर स्लाइटली, थोड़े थोड़े वेरिंग काइंड्स है, मतलब थोड़े थोड़े भेदभाव भी हैं, अलग अलग भी हैं। विद द बीआरएस कमिंग अप विद द नंबर ऑफ वेलफेयर, क्योंकि अब बहुत सारे बीआरएस जो है बहुत सारी स्कीम लेके आ रही है, कैश ट्रांसफर मेजर भी कर रही है, मतलब वो कैश डायरेक्ट भेज रही है, टू राइवल द कांग्रेस गारंटीज। भाई उन्हें नजर आ रहा है कि कांग्रेस भी बहुत सारी अपने जो कर्नाटका वाला जो वेलफेयर का प्लान है वही वो तेलंगाना में दिखा रही है। तो तेलंगाना सरकार ने क्या किया, उसी के कंट्रास्ट में अपने यहाँ भी वेलफेयर स्कीम्स को प्रमोट करना शुरू कर दिया, टू राइवल द कांग्रेस गारंटीज। अब वो कहता है इलेक्शन कुड वेल बिकम ए रेफरेंडम। अब वो एक बहुत बड़ा मुद्दा बन सकता है, द इलेक्शन कुड वेल बिकम ए रेफरेंडम ऑन हु डिलीवर्स वेलफेयर बेटर। अब यही एजेंडा बन रहा है, यही रेफरेंडम बन रहा है कि दोनों पार्टियों में से वेलफेयर की स्कीम किसकी अच्छी है, यही अब मतलब डिसाइड करेगा कि चुनाव कौन जीतेगा दोस्तों। ये अभी तक बताया गया। आगे देखते हैं दोस्तों, ये हमारे ऑफिस का एक लैपटॉप है। चलिए, अब वो कहता है ओवर द कोर्स ऑफ दिस डिकेड, कहता है इस पूरे दशक के अंदर द बीजेपी हैज सॉट टू बिकम ए मेजर प्लेयर।
वो कहता है कि जो बीजेपी जो है वो एक बहुत बड़ा प्लेयर बन गई है तेलंगाना के अंदर, एंड ओनली द इलेक्टोरल रिजल्ट विल कंफर्म। और इस इलेक्शन का जो रिजल्ट है वही ये कंफर्म करेगा द परवेसिव थ्योरी, बहुत प्यारा वर्ड यूज किया उसने, द परवेसिव थ्योरी, मतलब एक ऐसी थ्योरी जिससे ये पता चलेगा कि जीत हुई या नहीं हुई, जो वो चलाते आ रहे हैं थ्योरी को। अब वो कौन सी है? दैट द पार्टी सपोर्ट बेस, पार्टी का जो सपोर्ट बेस है कि स्टेट रिमेन्स लिमिटेड टू अ फ्यू सीट्स, भाई स्टेट क्या कुछ लिमिटेड सीट पे ही रह जाएगी या जीतेगी दोस्तों। और अगर कांग्रेस इस जीत, मतलब स्टील समार, स्टील का मतलब चोरी कर लेती है, इस रेस को जीत लेती है बीजेपी के ऊपर, तो ये रिफ्लेक्ट करता है कि फेलियर होगी बीजेपी, बीजेपी का फेलियर दिखाई देगा टू रेज एन एजेंडा दैट अपील्स टू द पीपल ऑफ तेलंगाना, जो तेलंगाना के ऊपर लोगों से उन्होंने अपील करी बियॉन्ड द टायरसम रिलायंस ऑन रिलीजियस पोलराइजेशन, मतलब जो उन्होंने धर्म की राजनीति करी उसके ऊपर अगर कांग्रेस जीत जाती है तो ये बीजेपी की फेलियर होगी दोस्तों। दैट अपील्स टू पीपल बियॉन्ड द टायरसम रिलायंस, टायरसम मतलब ना, मतलब हमेशा थकाने वाला जो विश्वास है। अब बहुत खतरनाक वर्ड यूज किया है द हिंदू ने, एंड टाउटिंग द वर्च्यूज हैविंग अ फ्रेंडली यूनियन गवर्नमेंट, बहुत प्यारा वर्ड। अब वो कहता है कि जो एक फ्रेंडली यूनियन गवर्नमेंट के जो फीचर हैं वो भी वहां पर उनको वो आगे ले जाने की कोशिश करेगा दोस्तों। दिस विल आल्सो बी इंडिकेटिव ऑफ द मूड ऑफ द इलेक्टोरेट, और ये मूड भी डिसाइड करेगा, ये भी बड़ा खतरनाक लाइन है, ये भी एक डायरेक्ट इंडिकेशन होगा उस मूड का जो इलेक्शन में नजर आएगा इन द सदर्न स्टेट, जो साउथ की स्टेट्स हैं जहां पर इलेक्ट्रोल कंपटीशन इज मूड इन द पॉलिटिक्स ऑफ वेलफेयर, जहां पर जो इलेक्ट्रोल कंपटीशन मतलब इलेक्शन जो है इज मूड इन द पॉलिटिक्स ऑफ वेलफेयर डेवलपमेंटिज्म। अब वो कहने की कोशिश कर रहा है यहां पर जो वेलफेयर और डेवलपमेंटिज्म एक मिनट सॉरी दोस्तों, चले सॉरी पानी पी रहा था। सो दोस्तों यहां देखते हैं वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है। वो कहता है दिस विल आल्सो बी इंडिकेटिव, ये एक मूड होगा इलेक्शन का जो सदर्न स्टेट के अंदर, जहां पर कंपटीशन जो है वो मूड होगा, डिसाइड करेगा इन द पॉलिटिक्स ऑफ वेलफेयर डेवलपमेंटिज्म, कि वहां पर लोग क्या डेवलपमेंट को पसंद कर रहे हैं या इन द हिस्टेरिक्स ऑफ कम्युनल मोबिलाइजेशन, जो वो जो सांप्रदायिक वाला मोबिलाइजेशन है उस तरह का जो उन्माद है या उसको पसंद कर रहे हैं, एज एविडेंट एल्सवेयर इन द नॉर्थ, जैसा कि पूरे नॉर्थ इंडिया में देखा जाता है। और ये भी कहा गया द कांग्रेस माइट वेल हैव द विन इट सेल, और वो उम्मीद कर रही है कि कांग्रेस इस बार जो अपने हिसाब से चप्पू चला लेगी, अपने पक्ष में कर लेगी, टू बिकम ए कंटेंडर और अगेंस्ट अ फॉर्मिडल बीआरएस, वो एक अगेंस्ट कंटेंडर होगी किसके, मतलब एक ताकतवर बीआरएस के मुकाबले। लेकिन इलेक्टोरल कैंपेन एंड हाउ दे स्वे द फेंस सिटर, और जो इलेक्शन का कैंपेन है, जो अब चुनाव प्रचार है, वो कैसे स्वे करता है, कैसे ले जाता है द फेंस सिटर, जो फेंस सिटर मतलब जो ना इधर है ना अभी डिसाइड कर रहे हैं, एंड द अनडिसाइडेड वोटर, मतलब वो जो वोटर बैठा हुआ जो फेंस सिटर जो अभी डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि इधर जाना है कांग्रेस की तरफ या बीआरएस की तरफ या बीजेपी की तरफ, विल वोटर डिटरमाइन द कोर्स ऑफ द इलेक्शन इन द स्टेट, मतलब जो आने वाले टाइम में जो कैंपेन होगा वही डिसाइड करेगा कि वोटर जो है, जो अनडिसाइडेड है, जो फैन सिटर है, कि वो किस तरफ जाएगा दोस्तों। बहुत बढ़िया पैसेज था और कुछ वोकैब इसमें बहुत बढ़िया थे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन पसंद भी आया होगा, समझ भी आया होगा दोस्तों, और इसी तरह के सेशन के लिए उम्मीद करूँगा दोस्तों आप हमेशा जुड़े रहें और सब्सक्राइब करें और फॉलो करें दोस्तों। चले दोस्तों, यहाँ के लिए आज के लिए हम आपको जय हिंद करते हैं दोस्तों, और अगेन वंस अगेन हैप्पी नवरात्रि दोस्तों, जय हिंद।